मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 40 में सभी का स्वागत है। तो आप ध्यान दीजिए, अब तक का जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 39 हुआ था, उस लेक्चर नंबर 39 में मैंने आपको किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में की गई उसकी ऊर्जा, जिसका फंक्शन हमने निकाला था Q²/2C। आफ्टर ऑल संधारित्र का हमने निकाला था एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, जिसका फंक्शन हमारे पास आया था μ में ½ इन दोनों वैल्यू की हमने इन दोनों फंक्शनों की हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। ठीक है। आफ्टर ऑल आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा इजी भी है। आ रही बात समझ में? तो ज़रा ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब होता है कि चार्ज को ट्रांसफ़र करना, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी एक चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफ़र करना, वो होता है आवेशों का पुनर्वितरण। तो आपसे कोई पूछेगा कि आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो आपके पास सिंपल से एक आंसर होगा, सर आवेशों के पुनर्वितरण से तात्पर्य होता है कि हम कोई दो चालक गोले लेते हैं जिन पर दोनों का चार्ज का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब उनका जब पुनर्वितरण करेंगे तो कैसे करेंगे? उन दोनों चालक गोलों को हम किसी भी एक कनेक्शन वायर से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन वायर से कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि आवेशों का ट्रांसफ़र होने लगता है। और आवेशों का जो ट्रांसफ़र होता है वो अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर होता है, या अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। ठीक है ना? आवेशों का, और ये जो आवेश का ट्रांसफ़र हो रहा है ये तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान नहीं हो जाता। तो सिंपल सी बात एक निकल कर आती है कि आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, चार्ज का ट्रांसफ़र होना। तो आपसे पूछेगा भाई आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, तो आप कहोगे सर किसी अधिक विभव, यानी कि जैसे कि नहीं दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले चालकों को जब किसी भी कनेक्शन वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो सर चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। यही घटना क्या कहलाती है? आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है। अब इस आवेशों के पुनर्वितरण की घटना को समझने के लिए मैं कोई दो चालक गोले यूज़ में ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोई भी दो चालक गोले यूज़ में लिए हैं जिनका पहले का नाम है A, दूसरे का नाम है B। ठीक है। अब जो ये मैंने दोनों चालक गोले लिए हैं ना, A और B, जिनका नाम है, तो इसमें से अब हमें नहीं पता है किसी एक गोले का पोटेंशियल है वो अधिक है और एक गोले का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, कम है। पोटेंशियल का मतलब विभव। ओके। दोनों की जो धारिताएं हैं, मान लेते हैं A की जो है वो C1 है, B की जो है वो कितनी है, C2 है। जो चालक गोला A है उस पर उपस्थित आवेश का मान कितना है भैया, Q1, और दूसरे पर कितना हो गया, Q2। ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो पहला स्टेप ले रहा हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला वाला चालक गोला हो गया और ये दूसरा वाला, यानी कि बिल्कुल मैं आपको इसको रफली बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास दो कंडक्टर, स्पेरिकल हो गया, स्पेरिकल कंडक्टर, पहले का नाम A, B। ठीक है ना? यह प्रथम चालक गोला या द्वितीय चालक गोला। चालक हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सतह पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। मैंने यहाँ पर धनावेश को इसकी सतह पर ले लिया है, यहाँ पर भी मैंने इस पर आवेश को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है भाई। अब जो ये पहला वाला कंडक्टर है आपके पास, जो पहला वाला चालक गोला है, इस पर उपस्थित आवेश का मान Q1 है और इस पर उपस्थित आवेश का मान Q2 है।
इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हो गई C1, इसकी कैपेसिटेंस हो गई C2, इसका विभव हो गया B1, इसका विभव हो गया B2। अब देखिए, आपको ये दो मैंने चालक गोले लिए थे जिन पर उपस्थित मैंने आवेश, इनकी धारिता, इनका विभव सब कुछ बता दिया है। क्या अब ये चालक गोले किसी कनेक्शन वायर से कनेक्टेड हो रहे हैं? क्या देखिए आप, नहीं हो रहे हैं ना। तो ये घटना हो गई पुनर्वितरण से पूर्व की। पुनर्वितरण से पूर्व, ठीक है, पुनर्वितरण से पूर्व की घटना। अब जो मैंने ये दो चालक गोले लिए हैं जिसमें से गोले ए का जो विभव है वो B1 है, गोले बी का जो विभव है B2 है। हमें नहीं पता है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना, और घटना आपको मालूम है ये कौन सी है, पुनर्वितरण से पूर्व। माना दोनों चालक गोलों का उभय निष्ठ विभव V है। तो दोनों चालक गोलों का जो नेट पोटेंशियल है वो मैंने कितना मान लिया, V, उभयनिष्ठ विभव। तो V बराबर में कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2। यू नो वॉट ऑल्सो वेरी वेल, आप जानते हैं Q इस कस्टम में C भी होता है, तो V इस कस्टम में कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। एंड हेयर आप देख सकते हैं B1 बराबर में कितना हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से, पहले गोले पर आवेश Q1 और धारिता कितनी हो गई C1, दूसरे का कितना हो जाएगा V2 इस कस्टम में Q2 अपॉन C2। हो गया, दोनों का मान आप यहाँ पर रखेंगे, तो B इज इक्वल्स टू में Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C। इट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि पुनर्वितरण से पूर्व, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव। अब दोनों गोलों पर या दोनों गोलों का कुल आवेश, तो पुनर्वितरण से पूर्व दोनों गोलों का जो टोटल आवेश है वो मैंने Q के बराबर मान लिया, तो Q बराबर में Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग दिस फंक्शन Q इस कस्टम में C भी होता है, तो Q1 इस कस्टम में कितना हो जाएगा C1 B1, Q2 इस कस्टम में C2 B2। मान रखेंगे Q इस कस्टम में C1 B1 प्लस Q2 की जगह पर C2 V2। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि मैंने जो ये अब तक की घटना आपके सामने शो ऑफ की है, इस घटना में मैंने किन्हीं दो चालक गोलों को यूज़ में लिया था और इन दोनों चालक गोलों का विभव अलग अलग था, ठीक है, और इनका विभव हो गया B1 और B2, धारिता हो गई C1 C2 और इन पर जो आवेश है वो Q1 Q2। यहाँ से मैंने इन दोनों चालक गोलों को उभयनिष्ठ विभव का फंक्शन निकाला और दोनों चालक गोलों का कुल आवेश निकाला, Q इस कस्टम में C1 B1 प्लस C2 V2। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं आवेशों का पुनर्वितरण। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, पुनर्वितरण का मतलब होता है चार्ज को ट्रांसफ़र करना। तो जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी और हमारी परिभाषा क्या कहती है, हमारी परिभाषा कहती है कि भाई आवेशों के पुनर्वितरण के हिसाब से किन्हीं दो चालकों पर आवेशों का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, अधिक विभव से वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। और कब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव का मान एक समान ना हो जाए। इस घटना को समझने के लिए हमने दो चालक गोले लिए हैं। तो ये तो हो गई पुनर्वितरण से पूर्व। अब मैं बात कर रहा हूँ घटना पुनर्वितरण के पश्चात, तो सेकेंडरी पार्ट। पुनर्वितरण के पश्चात, ठीक है। पुनर्वितरण के पश्चात की घटना को अगर हम शो ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे भैया, ये पहला वाला चालक गोला हो गया ए, ये दूसरा वाला चालक गोला हो गया बी। ओके, दोनों पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है।
यहाँ पर भी मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सतह पर। ठीक है, अब मैंने पुनर्वितरण के पश्चात है ना, तो पुनर्वितरण जब होगा तो मैं इन दोनों चालकों को एक संयोजक तार से कनेक्ट करूँगा कि नहीं। तो ये हो गया बेटा संयोजक तार। तो दोनों चालक गोलों को मैंने एक संयोजक तार की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्शन वायर या किसी भी संयोजक तार से कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आवेश ट्रांसफ़र होने लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। अब हमें पता नहीं है भैया किसका कितना है किसका कितना नहीं है, तो हमें तो केवल इतना पता है कि जो चार्ज है वो अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले को ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मान लेते हैं हमें अगर इसका ज़्यादा है तो इधर से इधर जाएगा, अगर इसका ज़्यादा है तो इधर से किधर आएगा, इधर आएगा, लेकिन होगा ट्रांसफ़र अधिक से कम की ओर। मान लेते हैं भैया, और तब तक होगा जब तक कि इन दोनों गोलों का विभव एक समान ना हो जाए। तो पुनर्वितरण के पश्चात एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पुनर्वितरण के पश्चात जितने भी दोनों चालक गोले हैं दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों का विभव एक समान ना हो जाए। तो विभव इक्वल हो गया। पुनर्वितरण से पूर्व दोनों का, इसका V1 था इसका V2 था, अब पुनर्वितरण के पश्चात दोनों का अलग अलग हो रहा है, सॉरी सेम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक स्थान यानी कि एक से दूसरे पर गया है, तो आवेश की वैल्यू गड़बड़ाएगी कि नहीं गड़बड़ाएगी। मान लीजिए अगर इसका ज़्यादा था तो इससे इधर जाएंगे, इसका ज़्यादा था तो इससे इधर आएंगे, जिसके पास कम थे उसके पास अब कैसे हो जाएंगे, पहले के बराबर हो जाएंगे। तो आवेश का मान भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पहले का हो गया आवेश Q1 डैश, दूसरे का हो गया Q2 डैश। कैपेसिटेंस है वो एज इट इज़ रहेगी, पहले वाले की C1 और दूसरे वाले की C2। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा ध्यान दो, पुनर्वितरण के पश्चात दोनों गोलों का कुल आवेश, जिसको मैं Q डैश से व्यक्त करूँगा। तो पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश को Q से व्यक्त किया था, यहाँ पर डैश से लगा दिया ना, तो दोनों गोलों का जो कुल आवेश होगा पुनर्वितरण के पश्चात उसको मैंने Q डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा आप देखेंगे Q डैश इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों आवेशों के योग के बराबर ही तो होगा। Q डैश इजिकल्स टू में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब आप देखेंगे यहाँ से कैसे देखेंगे भाई, Q1 डैश इजिकल्स टू में कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल कितना हो जाएगा B, धारिता C1 और विभव B। Q2 डैश का आप देख सकते हैं C2 इंटू V, क्योंकि विभव एक समान हो गया ना, दोनों का मान रखेंगे तो आप देखेंगे Q डैश इजिकल्स टू में Q1 डैश C1B प्लस Q2 डैश C2B। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। आप ज़रा ध्यान दीजिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पुनर्वितरण से पूर्व का आवेश पुनर्वितरण के पश्चात का आवेश के कैसा होगा, बराबर। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर क्यों होगा बराबर, ये आती है ना दिमाग में। मैं लगा रहा हूँ आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश एक कंजर्वेटिव राशि है क्या, नहीं। मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था तो आवेश के गुणधर्म पढ़ाए थे, और आवेश और गुणधर्म में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आवेश एक संरक्षित राशि। संरक्षित का मतलब कि मान लीजिए मैं एक आवेश हूँ और मेरे साइड में कोई मैं एक चालक हूँ और मेरे साइड में कोई दूसरा चालक रखा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 कूलाम है और इसके पास साइड वाले के पास भी कितने 40 कूलाम है। अब हम दोनों का आप आवेश कितना ही ट्रांसफ़र कर लो तो दोनों का जो कुल आवेश रहेगा वो 90 कूलाम के बराबर ही तो रहेगा, ना तो 91 कूलाम होगा ना ही 89 कूलाम होगा, तो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये होता है आवेश संरक्षण। ठीक है ना, आवेश एक कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। तो यहाँ पर हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पुनर्वितरण से पूर्व का आवेश पुनर्वितरण के पश्चात के आवेश के कैसा होगा, बराबर होगा। तो पुनर्वितरण से पूर्व का कुल आवेश कितना था Q, और पुनर्वितरण के पश्चात का कुल आवेश कितना था Q डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ से Q बराबर, Q की जगह पर मैं रखूँगा कहाँ है Q, ये रहा C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2, ओके। और Q डैश की जगह पर C1B प्लस C2V, यहाँ पर C1B1 प्लस
C2B2 अपनी जगह पर ही है, मैंने यहाँ से B को कॉमन ले लिया तो इन साइड बचेगा C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ से मैं B का मान निकालूंगा तो B का मान मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, B का मान आ जाएगा C1B1 प्लस C2B2 अपॉन डिवाइड में कितने का भाग लग जाएगा, C1 प्लस C2। दैट्स इक्वेशन नंबर 4। ये जो समीकरण नंबर 4 आ रहा है, यह है समीकरण नंबर 4। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों गोलों के उभयनिष्ठ विभव, दोनों गोलों के या दोनों चालक गोलों के उभयनिष्ठ विभव के मान की स्थिति को क्या करता है, व्यक्त या प्रदर्शित करता है, जिसका फंक्शन आपके सामने मैंने लिख रखा है b बराबर में C1B1 प्लस C2B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आपको मालूम चल गया है ये फंक्शन कहाँ से आया, एक बार वापस से देख लीजिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, जिसमें मालूम चल रहा है कि भाई पुनर्वितरण से पूर्व आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों के कैसा होगा, बराबर। तो Q बराबर में C1B1 प्लस C2B2, Q डैश का मान हमने रखा C1B प्लस C2B। यहाँ से आपने B को कॉमन ले लिया, आपको B का मान चाहिए था तो B बराबर में C1 प्लस C2 का इस पद में क्या दे देंगे, आप भाग दे देंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, B में C1B1 प्लस C2B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आपसे कोई पूछेगा ये V क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं सर यहाँ पर B आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालक गोलों का कौन सा विभव है, उभयनिष्ठ विभव है। तो देखो बेटा, इस डेरिवेशन का ये पहला पार्ट है। मैंने हमेशा से इस डेरिवेशन को 2 भागों में बांट के पढ़ाता हूँ। पहले भाग में मैं केवल आपको पुनर्वितरण से पूर्व की घटना को बताता हूँ और दूसरे भाग में पुनर्वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ जो विभव होता है उसके, यानी कि पुनर्वितरण से पूर्व का उभयनिष्ठ विभव ये है आपके सामने, और ये हो गया पुनर्वितरण के पश्चात। पहले भाग में हमने केवल पूर्व और पश्चात दोनों भागों को उभयनिष्ठ विभव कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से आगे हम ध्यान देते हैं, तो आप समझिएगा, थोड़ा सा मैप साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, तो आप देखते चलिए। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया था, आगे देखिए। अब अतः एक बार पुणे में डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी कैपेसिटेंस C1 C2, बी बी चार्ज Q1 डैश Q2 डैश। ये यहाँ पर हमने इसको संयोजक तार से क्या कर दिया है, कनेक्ट। अब आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इन दोनों चालक गोलों पर उपस्थित जो आवेश है ना, तो पुनर्वितरण के पश्चात इन दोनों चालक गोलों पर उपस्थित जो आवेश होता है उसका जो अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात, वो इन दोनों चालक गोलों की धारिताओं के अनुपात के कैसा होता है, बराबर। कैसे, आप यहाँ पर एक छोटे से ब्रैकेट में देख सकते हैं, जैसे कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। Q1 डैश बराबर में C1B और Q2 डैश बराबर में C2B। B से क्या कट गया, B, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश इज इक्वल्स टू में C1 अपॉन C2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इन दोनों चालक गोलों पर उपस्थित आवेश का जो अनुपात होता है वो इन दोनों चालक गोलों की धारिताओं के अनुपात के कैसा होता है, बराबर। तो आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो मैंने Q1 डैश का मान रखा C1B डिवाइड बाई Q2 डैश का मान रखा मैंने C2B। अब यहाँ से B से B कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू में C1 अपॉन C2। ठीक है, आफ्टर ऑल अब हम इन दोनों चालक गोलों के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पुनर्वितरण में क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन दोनों गोलों का जो उभयनिष्ठ विभव है, जब वो B हुआ है, तो उसको यानी कि उन दोनों गोलों का विभव एक समान करने पर कौन से गोले को कितने अपने विभव के मान में चेंज करना पड़ा। तो प्रत्येक गोले के विभव में कितना चेंज हो रहा है उस विभव के मान को हम कैलकुलेट करेंगे। तो गोलों के
विभव के मान में होने वाला परिवर्तन। गोलों के विभव के मान में होने वाला परिवर्तन। तो भैया अब हम यहाँ पर दोनों गोलों के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, या विभव के मान में होने वाले परिवर्तन की गणना क्यों कर रहे हो, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि सर हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं आवेशों का पुनर्वितरण, जो ये कहता है कि भाई आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर होगा। हमने चालक के तौर पर यहाँ पर चालक गोले यूज में लिए हैं। अब दोनों में से किसी एक चालक गोले का विभव अधिक है और एक चालक गोले का विभव कैसा है? कम है। पुनर्वितरण के पश्चात दोनों का विभव कैसा हो गया? एक समान। तो कम वाले ने कितना विभव लिया और अधिक वाले ने कितना विभव दिया कि दोनों गोलों का विभव कैसा हो गया? एक समान हो गया। तो अधिक वाले ने कितना दिया है, कम वाले ने कितना लिया है, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ रही बात समझ में? उस परिवर्तन के मान की हम क्या कर रहे हैं? गणना। इसमें एक और आपको मैं एक लॉजिकल बात बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई हमने हमारे पास यहाँ पर दो चालक गोले यूज में लिया है, दोनों में से इसी एक चालक गोले का विभव अधिक है और एक चालक गोले का विभव कैसा है? कम है। हमें पता नहीं है, तो आप ये कंडीशंस आप पर डिपेंड करती है, आप इसको मान सकते हैं। जैसे कि मैं मान रहा हूं, यदि एवरी कंडीशन ऑफ डिजायर B1 इज ग्रेटर देन B2, प्रथम वाले चालक गोले का विभव मैंने द्वितीय चालक गोले के विभव B2 से कैसा मान लिया है? अधिक मान लिया है। आ रही बात समझ में? तो जब वैल्यू ये है कि V1 इज ग्रेटर देन B2, तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन B2। सर ये कैसे लिख दिया आपने? मैंने माना था कि V1 इज ग्रेटर देन B2। आ रही बात समझ में? तो वैल्यूशन मैंने पास उसके नीचे क्या लिख दी? यदि ये है V1 इज ग्रेटर देन B2, तब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V, जो कि उभयनिष्ठ विभव है, इज ऑल्सो ग्रेटर देन P2। तात्पर्य पहला गोला दूसरा गोला A B एंड दिस पोटेंशियल इज B1 एंड दिस पोटेंशियल इज B2। ओके, मैंने कहा है कि B1 इज ग्रेटर देन B2। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कहां से ट्रांसफर हो रहा है? A से B की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब A से B की ओर हो रहा है और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। मैंने मान लिया भाई B1 B2 से अधिक है, तो B1 B2 से अधिक है, ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो रही है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, सर फिर आपने ये क्यों लिख दिया कि V1 इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन B2? यानी कि जो B1 है वो इसको इन दोनों के उभयनिष्ठ विभव से भी कैसा होगा? अधिक ही होगा। ऑब्वियस सी बात है होगा कि B1 वास्तविकता में B2 से अधिक है। विभव गोले A के विभव का मान गोले B के विभव के मान से अधिक है। अब ये चीज तो समझ में आ रही है कि सर आपने मान लिया कि B1 B2 से अधिक है, तो B1 इज ग्रेटर देन B2 हो गया। लेकिन उभयनिष्ठ विभव से भी बड़ा क्यों जाए? क्योंकि उभयनिष्ठ जो विभव है वो इन दोनों के विभव का अनुपात ही तो है। आवेशों का अनुपात के बराबर ही तो है। Q C1 B1 प्लस C2 B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो इनका अनुपातिक मान ही तो है। तो अनुपातिक मान से भी ये कैसा होगा? अधिक होगा। तो बस यही से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं हेडिंग डालूंगा, नंबर 1, प्रथम चालक गोले A के विभव के मान में होने वाला परिवर्तन। प्रथम चालक गोले A के विभव के मान में होने वाला परिवर्तन। तो देखो बेटा, डेल्टा V1 बराबर में प्रथम स्थिति V1 इज ग्रेटर देन V है ना, तो V1 माइनस क्या लिख देंगे हम? V। अब आप पूछो गुरुजी आपने ऐसा क्यों लिख दिया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2 है, तो मैं प्रथम चालक गोले के विभव के मान में अंतर निकाल रहा हूँ ना। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि V1 V से तो अधिक है ही है, लेकिन V2 से कैसा है? बहुत ज़्यादा अधिक है। तो मूल स्थिति बीच में उभयनिष्ठ विभव की आ रही कि नहीं आ रही है? पहला अंतरण किससे निकालेंगे? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों गोलों के विभव में उभयनिष्ठ विभव की उपस्थिति जरूरी है। तो पहले के साथ भी हो रही है, दूसरे में निकालेंगे तो B जो है ना वो B2 से अधिक है, तो B में से किसको घटा देंगे? B2 को। ठीक है, इसलिए मैं V1 माइनस क्या कर रहा हूँ? B कर रहा हूँ, प्रथम गोले के विभव के मान परिवर्तन के लिए।
डेल्टा V1 बराबर में V1 अपनी जगह पर है ही है माइनस V, और वेनिस वेव आपके सामने लिखा पड़ा है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 1। एलसीएम कितना आ गया C1 प्लस C2, यहाँ पे बचेगा B1 ब्रैकेट स्टार्ट C1 प्लस C2 माइनस ये एलसीएम खत्म, ऊपर क्या बच रहा है C1V1 प्लस C2V2। इसको मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं डेल्टा V1 इस कस्टम में V1 इस साइड मल्टीप्लाई होगा सभी एक साथ, तो C1V1 प्लस C2V1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस है। अब मैं माइनस खोल रहा हूँ, तो माइनस C1V1 और माइनस से प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1V1 से क्या गया C1V1, डेल्टा V1 इज कस्टम में C2V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 एंड डेल्टा V1 इज कस्टम में यहाँ से C2 कॉमन आ जाएगा, इनसाइड क्या बचेगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आगे डेल्टा V1, ठीक है। आफ्टर ऑल समीकरण नंबर इसको हमने दे दिया 5, ठीक है भाई। आगे चलिए, अब आगे हम देखते हैं सेकंड। प्रथम चालक गोले के विभव के मान में हमने अंतर और परिवर्तन तो ज्ञात कर ही लिया था। अब हम द्वितीय चालक गोले के विभव के मान में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। के विभव के मान में परिवर्तन, तो द्वितीय चालक गोले के विभव के मान परिवर्तन को डेल्टा V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन देख लीजिएगा यहाँ पर V इज ग्रेटर देन V2 है ना, तो वैल्यूशन क्या बन जाएगी V माइनस V2 देन डेल्टा V2 इज कस्टम में, और B वेनिस्ट विभव है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी है C1V1 प्लस C2V2 C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 माइनस यहाँ पे क्या चल रहा है B2 डिवाइड बाई 1। एलसीएम ले लो बेटा C1 प्लस C2, यहाँ पे बचेगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट C1 प्लस C2 इंटू B2, ठीक है ना। अब मैं इसको मल्टीपल भी करा रहा हूँ और खोल भी रहा हूँ, तो डेल्टा V2 इस कस्टम में आप देखेंगे C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 मल्टीपल करा के मैंने खोल दिया है डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आप देख सकते हैं C2V2 से C2V2 गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है डेल्टा V2 इस कस्टम में C1V1 माइनस C1V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा V2 इस कस्टम में C1 को मैंने कॉमन ले लिया, इनसाइड वैल्यू क्या बच रही है V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 6, द्वितीय गोले के विभव में होने वाले विभव के यानी द्वितीय गोले के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त या प्रदर्शित करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमने इन दोनों चालक गोलों के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन की गणना कर ली। विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण, क्योंकि आवेश ट्रांसफर हुआ है अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर। आ रही बात समझ में। अब इन दोनों गोलों के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन पॉइंट ध्यान देंगे। समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 6 से भाग देने पर, तो मैं भैया 5 में 6 से भाग दे रहा हूँ। वेयर इज समीकरण नंबर 5, ये रहा। तो देखो यहाँ दे रहा हूँ डेल्टा V1 बटे में डेल्टा V2 LHS दे दिया, RHS पर आ जाइएगा C2 V1 माइनस V2
डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डेल्टा B2 C1 ब्रैकेट स्टार्ट B1 माइनस B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कट गया। क्या बच रहा है आपके पास? डेल्टा B1 बटे में डेल्टा B2 इजिकल्स टू में C2 बटे में C1। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 से स्पष्ट होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण की घटना के पश्चात, आवेशों की पुनर्वितरण की घटना के पश्चात इन दोनों चालक गोलों के विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, तो डेल्टा B1 प्रथम चालक गोले के विभव के मान परिवर्तन, डेल्टा B2 द्वितीय चालक गोले के विभव के मान में परिवर्तन का अनुपात बटे में आ रहे हैं उन दोनों चालकों की धारिताओं के व्यतुक्रम, उन दोनों चालकों की धारिताओं के व्यतुक्रम के कैसा होता है? बराबर, यानी व्यतकोणानुपाती अनुपात के कैसा होता है? बराबर। तो देखो डेल्टा B1 समानुपाती व्यतकोणानुपाती C1, डेल्टा B2 समानुपाती व्यतकोणानुपाती C2। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर आकर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। आवेशों का पुनर्वितरण, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल्स जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, और आप कमेंट कर कर ये ज़रूर बता दीजिए कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है, या जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आपके आया है या नहीं आया। ठीक है? थैंक यू।